फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो एक डेडलाइन होती है। अगर डेडलाइन नहीं है तो आप इन्हें सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। तो बोलते वक्त आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्यूचर में, भविष्य में किसी सर्टेन टाइम या फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, उससे पहले कोई चीज़ हो चुकी होगी, मतलब जिस क्रिया की आप बात कर रहे हैं वो किसी समय पर हो चुकी होगी कंप्लीट, तब आप इस टेंस का यूज करेंगे। Hey guys, welcome to my class. My name is Kanchan and you are watching English Connection. Basic English Grammar Series का ये पार्ट है और आज है डे 25 और आज आप सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंसेस के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया कि जो काम हो चुका है उसके लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम यूज़ करते हैं उसके लिए जब भविष्य में कोई काम किसी समय से पहले हो चुका होगा। तो इसकी पहचान है कि सेंटेंस के एंड में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा या फिर चुकी होंगी, ऐसे वर्ड्स आते हैं। या फिर उसके अलावा आ होगा, ई होगी, ए होंगे जैसे साउंड्स आते हैं, जैसे कि लिया होगा, दिया होगा, इस तरीके से। तो कुल मिला के आप बात तो भविष्य की कर रहे हैं लेकिन ये बता रहे हैं कि कोई काम भविष्य में उस समय तक हो चुका होगा। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने इस सीरीज़ की एक भी पार्ट मिस कर दिया हो यानी कि पिछली वीडियोस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए आपको प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट भी अच्छे से समझना होगा। तो गाइस फटाफट लेसन की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप सेंटेंस को देख के या सुन के ये समझ लें कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, तभी आप उसमें सही हेल्पिंग वर्ब, सही वर्ब के फॉर्म्स लगा के परफेक्टली उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो गाइस पहचान मैंने आपको बता दी कि इस टेंस के वाक्यों की क्या पहचान है। अब आप देख लीजिए स्ट्रक्चर, उसके बाद हम समझेंगे कि और कैसे सेंटेंसेस, यानी कि सुनकर या फिर अपने दिमाग में ही आप कैसे समझेंगे कि मैं ये सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर में विल या फिर शैल यूज होता है, यहाँ इसके साथ हैव भी यूज होगा। जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप विल के साथ बी का यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ पे विल के साथ हैव का यूज होगा। तो विल या फिर शैल आप बेधड़क विल का यूज कर सकते हैं सबके साथ, आई और वी के साथ शैल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हैव और फिर V3। V3 क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद बाकी के बचे हुए वर्ड्स, ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव पे। तो आप हमेशा ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी दो वर्ड्स आते हैं ना, जैसा मैंने बताया विल बी और यहाँ पर विल हैव, तो नॉट जब भी लगाना होता है तो उनके बीच में आता है। तो विल और हैव के बीच में हम नॉट ऐड करेंगे। सब्जेक्ट विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसकी पोजीशन एक्सचेंज होती है। तो सबसे पहले विल, अगर शैल यूज कर रहे हैं तो शैल, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान दीजिए कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी ऐसा जिसकी शुरुआत क्या से होती है, तो इसलिए हमने यहाँ विल का यूज किया। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है यानी प्रश्न भी पूछ रहा और नहीं भी बोल रहा है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख रखा है। तो 5 तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसी तरीके से आप इन्हें फॉलो करेंगे। अब एक चीज़ है ध्यान देने की कि आपने ये समझ लिया कि विल हैव या फिर शैल हैव यूज़ करना है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसे हम कैसे याद करें या फिर कैसे बनाएं। तो वर्ब होते हैं दो, रेगुलर और इरेगुलर, वो मैं आपको पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। तो गाइस डे 9 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ मैंने आपको वर्ब्स के बारे में डिटेल में बताया है। वहाँ आप पाएंगे कि वर्ब भी दो होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ ईडी ऐड होता है, उसके भी नियम हैं। तो डे 18 भी देखना मत भूलिएगा। डे 18 में आप पास्ट इंडेफिनिट के बारे में
सीखेंगे और उसमें आप ईडी लगाने के तरीके भी सीखेंगे। और आप इर्रेगुलर वर्ब की अगर बात करें तो उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, यानी कि ईडी से नहीं बनती। तो ईडी लगाने वाले वर्ब्स को छोड़ के सभी वर्ब्स इर्रेगुलर होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, रन, रैन, रन, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे अगर इर्रेगुलर है तो आपको लर्न करना पड़ेगा, उसको बनाने का कोई तरीका नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कब और कैसे सिचुएशन में, कैसे सेंटेंसेस के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो पहचान होती है ये रिटन सेंटेंसेस के लिए हमेशा याद रखिएगा। बोलते वक्त इतना टाइम नहीं होता कि आप सेंटेंस का लास्ट का वर्ड समझें फिर जाके आप ट्रांसलेट करें। तो बोलते वक्त आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्यूचर में, भविष्य में किसी सर्टेन टाइम या फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, उससे पहले कोई चीज़ हो चुकी होगी, मतलब जिस क्रिया की आप बात कर रहे हैं वो किसी समय पर हो चुकी होगी कंप्लीट, तब आप इस टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, बाय अ सर्टेन टाइम। तो बाय का यहाँ मतलब है तक, उस समय तक हो चुका होगा। ऐसे सेंटेंसेस में ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स आते हैं लाइक बाय देन, यानी कि तब तक, बाय द टाइम, उस समय तक, बाय जून, जून तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। तो एक डेडलाइन दे रहे हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो एक डेडलाइन होती है। अगर डेडलाइन नहीं है तो आप इन्हें सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं। शी विल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग बाय देन। इसका मतलब है कि तब तक वो सब कुछ भूल चुकी होगी। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना और फॉरगॉटन क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म। तो शी हमने यूज किया सब्जेक्ट, उसके बाद विल, फिर हैव। सो शी विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, फिर ऑब्जेक्ट एवरीथिंग और फिर डेडलाइन टाइम क्या दिया हुआ है, बाय देन, यानी कि तब तक। तो जिस समय की बात कर रहे हैं तब तक ये काम पूरा हो चुका होगा। नेक्स्ट इज आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो आई, उसके बाद विल, आप शैल का भी यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। तो विल हैव, फिर कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। तो मैं ये प्रोजेक्ट खत्म कर चुका हूँगा, कब तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। तो एक डेडलाइन दी हुई है कि इस महीने के अंत तक मैं ये प्रोजेक्ट खत्म कर चुका हूँगा। अब आते हैं नेक्स्ट में they'll have। अब they'll क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, मैं भी आपको आगे बताती हूँ। they'll have had dinner by the evening। शाम तक वे खाना खा चुके होंगे। तो यहाँ पर they'll का मतलब है they will, फिर have, और ये जो had है ना, आप सोचोगे have had क्यों साथ में आया, तो have ये वाली हेल्पिंग वर्ब है जो will के साथ लगी हुई है, और had क्या है, have मीन्स होता है खाना, खाने पीने के लिए हम have का यूज करते हैं। तो ये had यहाँ पे have की थर्ड फॉर्म है, दिस इज we3, had dinner by the evening। क्लियर। तो अब हम समझ लेते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को पहले। तो जैसा कि मैंने आपको फ्यूचर इनडेफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बताया कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विल को इनके साथ, इन प्रोनाउंस के साथ, तो वो जिस तरीके से उसमें बनते हैं वैसे ही इसमें बनेंगे। हैव तो साथ में ही लिखा जाएगा, हैव को जोड़ते नहीं हैं हम। यहाँ पे जब आई विल हैव को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आई और विल को ही कर सकते हैं, और यहाँ से ये पहला WI गायब हो जाएगा, सिर्फ डबल एल जुड़ेगा अपॉस्ट्रोफी के बाद। आई हैव, ही के साथ विल लगेगा, he'll have। इसी तरीके से she'll have, it'll have, they'll have, you'll have। ठीक है, अब हम आते हैं will not pay। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इन्हें भी कर सकते हैं। will और not को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनता है won't, won't have। और shall और not को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनता है shan't have या फिर shan't have। इसकी दोनों प्रोनाउंसिएशन सही हैं। तो इस तरीके से आप इन्हीं सेंटेंसेस को कॉन्ट्रैक्शंस में भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली स्पोकन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस ही चलते हैं। रिटन इंग्लिश में अगर आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस का यूज नहीं होता।
अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आई विल हैव अराइव्ड एट ऑफिस बाय 8:30। अराइव का मतलब आना, पहुंचना, कई सारे इसके भी मतलब होते हैं। मैं ऑफिस में 8:30 बजे तक आ चुकी होंगी। तो एक जो टाइम लिमिट दे रहे हैं ना 8:30, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने विल हैव का यूज कर लिया। नेक्स्ट इज ही विल हैव सेंट द डॉक्यूमेंट्स बाय ट्यूसडे। सो ही के साथ विल हैव, फिर सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट, तो वो डॉक्यूमेंट्स मंगलवार तक भेज चुका होगा। तो यहाँ भी एक डेडलाइन है मंगलवार तक। नेक्स्ट इज एट 7 o'clock आई विल हैव लेफ्ट ऑलरेडी। अब आप यहाँ देखिए कि एट का यूज कर लिया हमने। एट एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए यूज होता है एट 7 o'clock, 7 बजे। आई विल हैव लेफ्ट ऑलरेडी, मैं पहले ही निकल चुकी होंगी। तो यहाँ इसका मतलब भले ही एट लगा है, लेकिन ये है कि 7 बजे तक मैं पहले ही निकल चुकी होंगी, तो वो काम कंप्लीट हो चुका रहेगा। फिर भी एट लगने के बाद यहाँ ऑलरेडी से ये बात क्लियर हो रही है। आई विल हैव लेफ्ट ऑलरेडी। लेफ्ट क्या है? लीव की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गए आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस। अगर इनसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या बोल देंगे? वोंट हैव। तो अगर इन्हीं सेंटेंसेस को बनाते हैं तो हम बोल सकते हैं शी वोंट हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग बाय देन। आई वोंट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। दे वोंट हैव हैड डिनर बाय द इवनिंग। I won't have arrived at office by 8:30. He won't have sent the documents by Tuesday. At 7 o'clock, I won't have left already. तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो विल को पहले ले आके रख देंगे। तो क्या बोलेंगे? विल शी हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग बाय देन? विल आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ? Will they have had dinner by the evening? Will I have arrived at office by 8:30? Will he have sent the documents by Tuesday? Will I have left already at 7 o'clock? तो टाइम को आप पीछे भी रख सकते हैं। तो at 7 o'clock चाहे पहले बोले चाहे बाद में बोले। इस तरीके से आप बनाएंगे अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस। सो गाइज ये तो आप समझ गए कि जब हम भविष्य में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम कर चुके होंगे उसका जिक्र करने के लिए ये टेंस यूज करते हैं। लेकिन समय बताने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका नहीं होता। एक और तरीका भी है कि जब हम ये कहते हैं कि जब तुम आओगे तब मैं खाना खा चुकी होंगी, यानी कि किसी एक एक्शन के होने से पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तब भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो अब सीखते हैं उसके बारे में। अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो गाइज अब समझते हैं इस पॉइंट को। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर में किसी और एक्शन के होने से पहले ये एक्शन हो चुका होगा। सो कुल मिला के वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इन द फ्यूचर। सो फ्यूचर में जिस समय की बात करेंगे तो ये काम हो चुका होगा, तो ये पास्ट हो चुका होगा। इस तरीके से याद रखेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आप समझिए कि ऐसे सेंटेंसेस में बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम एटसेट्रा ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, और जो मैंने पहले बताए थे वो भी यूज होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसका एक रूल है कि जो काम पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और इसका रूल है सब्जेक्ट देन विल हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव आएगा तो वोंट हैव हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन के लिए भी आप समझ सकते हैं। और जो काम बाद में होगा ना वहां हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसका फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट के बाद V1 जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें एस या यस ऐड हो जाता है। और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वहां पे डोंट या फिर डजंट का यूज करते हैं, यानी कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, साथ में डोंट और डजंट के लाते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आपने ये सेंटेंसेस बनाने हैं। So the examples are: you will have learnt English before you find a job. इसका मतलब है कि जब तुम्हें जॉब मिलेगी उससे पहले तुम अंग्रेजी सीख चुके होगे। तो सीख चुके होगे ये काम पहले हुआ, तो ये बना फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, उसके बाद लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न्ड, और बिफोर के साथ हमने इसे जोड़ा यू फाइंड अ जॉब। तो फाइंड अ जॉब ये क्या है?
यू के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आई, कोई एस या एस ऐड नहीं हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो जो काम बाद में होगा उसके लिए प्रेजेंट सिंपल यूज कर लेंगे। नेक्स्ट इज we'll have eaten dinner by the time you get home। इसका मतलब है कि जब तक तुम घर आओगे तब तक हम खाना खा चुके होंगे। तो यहाँ पे by the time का मतलब हो गया कि उस समय जब तुम घर आओगे। तो ये जो एक्शन बाद में हुआ ये हमने बनाया प्रेजेंट सिंपल में you get home, और ये बना परफेक्ट में will, यानी कि we will have eaten। ठीक है, नेक्स्ट इज when you arrive the train will have left। इसका मतलब है कि जब तुम आओगे या पहुंचोगे ट्रेन छूट चुकी होगी। तो क्या है कि ये काम बाद में होगा अराइविंग का, तो ये बनेगा प्रेजेंट सिंपल में when you arrive, और ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में the train will have left। तो गाइज इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि पहले वाला काम फ्यूचर परफेक्ट और बाद में होने वाला काम प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट इज she'll have gone to work when you arrive। वो काम पर या फिर ऑफिस जा चुकी होगी जब तुम आओगे। तो ये काम बाद में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये काम पहले होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। she'll यानी कि she will have gone to work। तो वर्क को हम ऑफिस के लिए भी यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज I will have lived here for 10 years by then। अब यहाँ हमने for का यूज किया। तो गाइस मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में भी बता चुकी हूँ कि परफेक्ट टेंसेस में हम सिंस और for का यूज करते हैं और वो एक सिचुएशन बताते हैं, लेकिन इस टेंस में आप for का यूज कर सकते हैं, सिंस का यूज नहीं कर सकते। तो for हम यूज करते हैं ड्यूरेशंस के लिए या फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 4 years, 2 hours, 3 weeks। तो यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है कि तब तक मैं यहाँ 10 साल तक रह चुकी होंगी। तो हमने यहाँ पे for का यूज किया, फिर 10 years। नेक्स्ट इज by this time next year we'll have been married for 15 years। So by this time next year मतलब अगले साल इस समय हमारी शादी को 15 साल हो चुके होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इस टेंस में बनाते हैं और ड्यूरेशन के लिए हम for का यूज करते हैं। तो गाइज अब देखते हैं कि इन सेंटेंसेस का नेगेटिव किस तरीके से बनाना है। तो हम क्या बोलेंगे, you won't have, will not have को साथ में क्या बोलेंगे, won't have। You won't have learned English before you find a job। We won't have eaten dinner by the time you get home। When you arrive the train won't have left। She won't have gone to work when you arrive। I won't have lived here for 10 years by then। By this time next year we won't have been married for 15 years। और अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो will पहले आ जाएगा, क्या बोलेंगे, will you have learnt English before you find a job? Will we have eaten dinner by the time you get home? Will the train have left when you arrive? Will she have gone to work when you arrive? Will I have lived here for 10 years by then? Will we have been married for 15 years by this time next year? तो इस तरीके से आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, इस लेसन में आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो को दोबारा देख लें तो कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस करें और उसके बाद भी ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। अगर आप बोलना चाहते हैं फ्लुएंट इंग्लिश तो मेरे चैनल पे जो डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियोस हैं उनके साथ अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस जरूर करें। तो मैं हर एक सेंटेंस को 2 बार बोलती हूँ, इसीलिए ताकि आप पहली बार सुने और दूसरी बार रिपीट करें। उन वीडियोस को जरूर देखिएगा और मुझे लिख के जरूर बताइएगा कि वो कैसे लगे आपको। विल मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।